नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी अरियंत। और बताएं आप। बस सर बढ़िया, वेलकम बैक। हाँ जी बिल्कुल यार। आपसे बात करना चाह रहे थे ईरान के ऊपर। क्या चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई, तो ये काफ़ी सस्पिशन से भी देखा जा रहा है। तो एक्चुअली में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि क्या हुआ होगा, क्या थ्योरी है? नहीं देखिए, एक चीज़ ये बात तय है कि प्लेन क्रैश जो हुआ बड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि उसका थोड़ा सा टाइमिंग भी सस्पिशियस है, क्योंकि अभी ईरान में कुछ ही हफ्तों में इलेक्शन है। और दूसरा, एक उसको अगर आप देखा जाए ब्रॉडर पैटर्न में, तो यूएस में भी एक इलेक्शन है इस साल। और अगर आप थोड़ा सा इतिहास के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो 2020 में भी जब ट्रंप अपना चुनाव फाइनल खेल रहे थे, तो उस समय कासिम सुलेमानी का जाना और इस बार इब्राहिम रईसी का जाना। तो एक चीज़ तो ये ज़रूर तय है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अमेरिकन लिंक है इसमें या कुछ है, बट हाँ ये ज़रूर है कि देर आर जियो पोलिटिकल पावर्स जो इन्वॉल्व होती हैं इन चीज़ों में। बट सर, हेड ऑफ स्टेट मतलब आप, मतलब आई थिंक हेड ऑफ स्टेट ही होंगे प्रेसिडेंट। बिल्कुल तो वो तो एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर होती है, बट वही बात है कि ये टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं इनको कोई कंट्री क्लेम नहीं करती, पहली बात तो। और दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंट्री इन्वॉल्व हो। अगर आप थोड़े से इस टाइप के ऑपरेशंस का इतिहास भी देखते हैं, जैसे जिया उल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो प्लेन क्रैश में भी आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही कंट्री इन्वॉल्व थी उसमें। मतलब आज की डेट में भी अगर आप किसी बड़े अधिकारी से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही बताते हैं कि कंट्रीज तो मल्टीपल इन्वॉल्व थी। अच्छा। लेकिन वही बात है कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ का स्प्रेड आप खेल लो और जितना ज़्यादा आप उसमें सस्पिशन ले आओ एलिमेंट का, तो वो उतना क्लाउडिंग इफेक्ट हो जाता है उससे। पर मैं ये बात मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि ये कोई एक नॉर्मल सा प्लेन क्रैश है जिसमें कि पायलट का एरर हो गया या वेदर ख़राब हो गया। क्योंकि एक चीज़ मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, और आई थिंक हमारी जनता को भी इस चीज़ पे थोड़ा सोचने की मजबूरी करनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा वरिष्ठ आदमी जाता है तभी प्लेन क्रैश होता है और तभी जो है मतलब पायलट का एरर या वेदर ख़राब हो जाता है। भाई दिन में हज़ारों एयरलाइंस उड़ रही हैं, हज़ारों सिविलियंस भी जो है प्राइवेट जेट्स में भी उड़ रहे हैं, उनके कभी क्यों नहीं होते ये? तो ये इस प्रकार का। और सबसे बड़ी चीज़ दूसरी, एक ये भी चीज़ सोचिए आप थोड़ा कि मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ सिविलियंस हैं जो नॉर्मल है, बाकी हेड ऑफ द स्टेट्स भी तो उड़ रहे हैं। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई अमेरिका में वाशिंगटन डीसी थोड़ी पड़ा रहेगा, वो भी तो इधर उधर जाता है। लेकिन वहाँ कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई। उनका एयरफोर्स क्या बोलते हैं? एयरफोर्स वन कहते हैं उसको। एयरफोर्स वन तो प्लेन हो गया शायद, एयर वन कुछ के हेलीकॉप्टर। एयर वन का वो हेलीकॉप्टर की सीरीज है उसकी अलग। लेकिन बात यही है कि वाई ओनली स्पेसिफिक पीपल हु हैव चैलेंज्ड सर्टन ऑर्डर्स, बी इट ईरान, बी इट जनरल शेनमिंग ऑफ ताइवान इन 2020s, be it General Bipin Rawat, or be it anybody for that matter. Why only those people who have challenged the order? My only concern is this. So it is very immature to attribute it to a human error. अच्छा, ये कहने का कारण क्या है? अब आपने इसमें इतनी सारी चीज़ें बता दी, मैं एक एक करके पूछूंगा। तो आपका जो थ्योरी है सस्पिशन, अब लोग कह रहे हैं कि भाई वो फॉग की वजह से हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपको सस्पिशन क्यों लग रहा है, उसका क्या कारण है? नहीं, सिंपल सी बात है। आप ये चीज़ देखो कि ईरान कोई अजरबैजान जैसी नॉर्मल कंट्री, पीसफुल कंट्री तो थी नहीं। इट वॉज आउटराइटली इन्वॉल्व इन अ प्रॉक्सी वॉर विद इसराइल थ्रू हमास। उसके बाद सऊदी अरेबिया में, यमन में अंसार अल्लाह बना के उसने हूथीज़ के थ्रू वहाँ पर ट्रबल क्रिएट किया हुआ है। अमेरिका के पूरे जितने भी कमर्शियल ट्रेड रेड सी पे जो हो रहे थे, उस रेड सी के ऊपर ड्रोन अटैक्स करवा के किया हुआ था। उस रेड सी के ड्रोन्स के थ्रू जो अटैक्स हो रहे थे वहाँ पर, फॉर दैट मैटर चाइनीज़ कमर्शियल वेसल्स जो इन्वॉल्व थे उनको भी समस्या आ रही थी। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगेन इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट देर इज़ ओनली वन कंट्री। जैसे मैंने कई लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखी जो अभी पिछले 2 दिन में उड़ रही हैं, जो ट्विटर पे खास करके जो अब एक्स है उस पर आ जाती हैं। तो वहाँ लोग कहते हैं कि भाई इसराइल ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, ये कर दिया। देखो अगेन नोबडी विल कम फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट कि हमने किया, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि एज आई सेड कि यू कैन नॉट एट्रीब्यूट इट टू वन नेशन, एंड यू कैन, I would say कि you cannot attribute it to multiple nations, or you can attribute it to multiple nations. It's up to the Iran to investigate and find it out. और वैसे भी अगर पता चलेगा तो 20-30 साल बाद। नहीं, अगर पता चलेगा भी तो वो बताएंगे नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। जिया उल हक के बारे में आपको क्या पता चल गया? क्या था वो जिया उल हक वाला? बहुत सस्पिशन था। सस्पिशन कुछ नहीं है। देखो जिया उल हक अब क्लियर हो चुका है। जिया उल हक को ये बात फैक्ट है कि जिया उल हक को क्रिएट करने वाले अमेरिकन थे। CIA ने उसको क्रिएट किया था उसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर। क्रेडेंशियल क्या था कि वो जिहादी था, और जिहादी आदमी जो है वो पाकिस्तान में अगर होना और एक ऊंचे अवाम के लेवल पे होना, तो वो पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अब समस्या ये हुई कि ये बंदा जिया उल हक जो है, इसने 1970-80s में
अमेरिका का जो पूरा CIA का कैंपेन था विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, उसको चलाने में मदद करी। और उस टाइम पे अमेरिका ने अंधाधुंध पैसा फेंका था इनके ऊपर। लेकिन समस्या ये आ गई थी कि ज़िया उल हक ने वो पैसे से इतना उसका सरफिरापन डेवलप हो गया कि उसने ये सोचा कि भाई कश्मीर में हमारी लड़ाई तो है, ये तो अफगानियों के साथ लड़ाई टेम्पररी है, ये तो अमेरिका का गेम खेल रहे हैं हम, ये परमानेंट खेलना नहीं है। परमानेंट गेम जो हमें खेलना है वो कश्मीर में खेलना है। तो कश्मीर के इक्वेशंस को अल्टर करने के लिए ज़िया उल हक का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि क्यों ना मैं ये अमेरिका का दिया हुआ थोड़ा सा पैसा साइड करूं, सऊदी अरेबियंस यहाँ पे आके रेडिकलाइज कर रहे हैं उनको सेट करूं, उनका पैसा लेके और सऊदी अरेबियंस को सेटिंग करके जो उसने पूरा पैसा बनाकर उसने अब्दुल कादिर खान को दिया जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था पाकिस्तान का। उसके बाद वो बंदे ने जाकर हॉलैंड में जहाँ पे वो रिसर्च कर रहा था वहाँ से ब्लूप्रिंट चोरी करके ला के इवेंचुअली उसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन असेंबल किया। तो जब अमेरिकन को ये बात पता चली, देखो CIA चाहे जितनी मर्जी मूर्ख संस्था हो, उसके कई ऑपरेशन फेल हुए हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पहले उसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रेजिम चेंज ऑपरेशन फेल हो गया। तो CIA के जितने ऑपरेशन हुए इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे देखो यू कैन नॉट टेक देम लाइटली ऑल्सो, क्योंकि वो जिस लेवल की ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, वो अनपैरेलल्ड है पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बराबर की कोई एजेंसी नहीं है आज की डेट में। तो उनके एसेट्स को ये बात मालूम चल गई, तो दे क्रिएटेड अ फ्रैंकेनस्टीन, उन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया था। अब उसको हटाना था, उसको तो हटाने के कोई और तरीके नहीं थे। और ज़िया उल हक का जो बेटा है आज की डेट में, उसने ये बात खुद बोली है कि भाई उसके फादर का जो डेथ हुई वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी कि एक ट्रांसपोर्ट प्लेन में उसकी डेथ हो गई। कई थ्योरीज हैं जिसमें से वो ज़िया उल हक का जो बेटा वो ये बात कहता है कि नर्व गैस छिड़की गई थी कॉकपिट के अंदर, जिससे पायलट इमोबिलाइज हो गया जब वो एक ऑल्टीट्यूड पे पहुंचा। उसके बाद जो है वो ज़िया उल हक के जो उस टाइम पे वो एयरक्राफ्ट था उसके अंदर आमों की पेटी थी, उस आमों की पेटी में बम डाले हुए थे। फिर एक ये भी बात बोली जाती है कि जब वो आमों की पेटी का बम एक्सप्लोड करा, नर्व गैस एग्जीक्यूट हुई, उसी टाइम ग्राउंड लेवल से एक प्रोजेक्टाइल भी हिट किया था। तो 3 चीज़ें कंबाइन हुई और जिसकी वजह से ज़िया उल हक मारा गया। जस्ट टू मेक श्योर कि मतलब बचे ना, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसमें तो जो US एम्बेसडर था उस टाइम यूएस के लिए इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है अपना एम्बेसडर मरवा लेने। नहीं ये बात फैक्ट। और वो एक्चुअली में ये बोला जाता है कि जो उसकी वाइफ थी रॉबिन राफेल है जो वहाँ पर एम्बेसडर था, हाँ, उसकी जो वाइफ थी इवेंचुअली वो आकर वापस उसने कई बार रिसर्च करने की कोशिश करी भी थी फाइंड करने के रीजंस, बट शी वाज ऑन ISI पेरोल। she was on ISI payroll, she was declared persona non grata and then she was also removed। इवेंचुअली उसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हुए थे आगे जाके। बट ये थ्योरी मतलब ऑलमोस्ट अब मान ली जा चुकी आज की डेट में ये बात तो कोई नहीं कहेगा, खास करके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की ज़िया उल हक जो है एक नॉर्मल प्लेन क्रैश से मरा। अगर वो कहेगा तो वो कोई मतलब बिल्कुल ही नौसिखिया निकम्मा किस्म का अधिकारी होगा, वो कोई ऐसी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, और बिपिन रावत का क्या है इसमें? मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं उनके ऊपर, क्योंकि भारत सरकार ने भी कोई क्लैरिफिकेशन इशू किया नहीं। तो ईरान के थ्रू हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इज़राइल भी अब देखिए हमास के साथ लड़ाई चल रही है गाज़ा स्ट्रिप में, और ये बोला जा रहा है कि इज़राइल का भी ये इंटरेस्ट, इज़राइल में नहीं कहूँगा, नेतन्याहू का ये इंटरेस्ट है कि इसको कितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि वो भी मतलब उसको भी यूनिटी गवर्नमेंट जो चलती रहे और उसका भी जेल जाने का जो प्रोसेस है वो भी थमा रहे। तो वो भी चाहेगा कि कुछ ना कुछ वो भी कहीं करेंगे कि भाई ईरान के साथ वो लड़ाई एक्सटेंड हो जाए, तो किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए ताकि लड़ाई चलती रहे। और इसमें ये पूरा प्रोसेस भी इस तरीके से लग रहा है कि चाइना भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के साथ जो मीटिंग हुई ईरान के प्रेसिडेंट की, वो भी बहुत सस्पिशन क्रिएट किया उस चीज़ ने भी। तो ये एक्चुअली पूरा जियोपॉलिटिक्स का जो है मिडल ईस्ट पे खासकर जब से मतलब अमेरिका गया है अफगानिस्तान से, आपको क्या लग रहा है कि ओवरऑल क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो, पाकिस्तान के साथ तो मीटिंग करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक संगठन है विच इज़ कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से जानते हैं, जो अलकायदा का ऑफशूट है। उसने अलकायदा के इस ऑफशूट का प्रयोग करके पाकिस्तान को हिट करना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 1 साल के अंदर अगर आप देखो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान तालिबान एज आई वुड से, उसने जितने ऑपरेशंस करे हैं उस ऑपरेशंस के पीछे ज़ैनब ब्रिगेड है, और वो जो ज़ैनब ब्रिगेड है वो आज की डेट में ईरान फंडेड है। तो वो ऑपरेशंस कर रही थी, तो पाकिस्तान को ये बात समझ आ चुकी थी। पाकिस्तान ने खुद इस बात के लिए आगे जाकर घुटने टेक दिए ईरान के कि भाई आप इस चीज़ को बंद कर दो। और उसको करने से पहले उन्होंने ईरान को हिट करने की कोशिश की थी। एक बॉर्डर स्कर्मिश हुआ था अभी 2 महीने पहले, आपको याद होगा, पाकिस्तान ईरान के बीच में, कि पाकिस्तान ने कुछ पहले ईरानी मार दिए, फिर ईरानियों ने पाकिस्तानियों को मार दिया और फिर दोनों के बीच में सुलह हो गए। तो उस समय भी ये बातें हो रही थी। एक तो हमारे यहाँ पर समस्या क्या होती है ना कि जो सस्ते जियो
पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं ना, वो कुछ ऐसा हल्का सा इंसिडेंट होता है तो एक वो मेगा नरेटिव, वो वर्ल्ड वॉर होने वाली वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ वो वहाँ पर वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली, पहली बात तो। ये छोटे स्कर्मिशेस हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एक पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में पार्ट बन चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखो, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई पाकिस्तान जो है आज की डेट में, उसको ईरान क्यों पीट रहा था? उसको ईरान इसलिए पीट रहा था बिकॉज ईरान का एक सिंपल फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट जो हमने पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में देखा है, वो बड़ा मतलब सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग मैं कहूँगा इस कारण से है क्योंकि अगर आप हमास को देखते हो तो हमास हैज़ बीन प्योरली अ सुन्नी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हरकत अल मुक़वामिया अल इस्लामिया नाम की जो संगठन है, ये 1987 में बनी थी फर्स्ट इंतिफादा के बाद। लेकिन उसके पीछे भी चलो मतलब अलग अलग लोगों ने अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, कई किताबों में लिखा है कि उसको क्रिएट करने वाली इजराइली थी, बट हमें उस एस्पेक्ट में नहीं जाना। बट हमास जो है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन थी। सबसे बड़ी चीज़ ये उठती है कि अगर एक वो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन थी तो आज की डेट में उसको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट एक शिया ऑर्गेनाइजेशन क्यों दे रही है? और वो भी ईरान जो है वो क्यों दे रही है? उसका रीज़न है क्योंकि सुन्नियों ने एक स्पेस क्रिएट किया। अमेरिकन पॉलिसी जो मिडल ईस्ट में रही है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो अमेरिकन पॉलिसी ने सऊदी अरेबिया का जितना सपोर्ट था, खास करके हमास जैसे संगठन के साथ, उसको पूरा डाइल्यूट कर दिया। और डाइल्यूट करने के बाद ये हुआ है कि आज की डेट में जो सुन्नी स्पेस क्रिएट हुआ उसको शियाज ने कैप्चर किया है। अच्छा। और उस समय जब ये सुन्नीस कंट्रीब्यूट करा करते थे, तो मैं आपको एक बड़ा स्टार्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि हमास के लोग जो थे, जिनको 1990s में सऊदी अरेबिया बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया करती थी, उनको पाकिस्तान लाके ट्रेन किया जाता था। उनको ट्रेन वहाँ पे उस जगह पे किया जाता था जहाँ पर 1980s की लड़ाई के लिए अफगान के खिलाफ जो सोवियत जिहाद जो चल रहा था, उन मदरसों में ट्रेन किया जाता था। तो वो जो पेशावर से कोयटा वाले मदरसा थे, वहाँ पर हमास को ट्रेनिंग दी जाती थी। पर इवेंचुअली सऊदी अरेबिया के इंसिस्टेंस से जब वो ट्रेनिंग सेंटर हमास के भी बंद हुए 1990s में पाकिस्तान के अंदर, और 2000s में इवेंचुअली पाकिस्तान ने फिर फाइनली बंद कर दिया जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ, तो तब से पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक एनिमिटी चालू हो गई क्योंकि सऊदी अरेबिया का वो स्पेस ईरान ने कैप्चर किया और ईरान को वो ट्रेनिंग सेंटर का एक्सेस नहीं मिला, और इसकी वजह से फिर वो बॉर्डर इशूज़ दोनों के बीच में चालू हो गए। और अफगानिस्तान के अंदर खैर 2020 तक तो एक वोलेटाइल सरकार थी, तो वो अशरफ गनी और ये जो सरकार थी हमीद वाली, ये ज़्यादा चलने वाली वैसी भी नहीं थी, हमीद कारज़ई की जो सरकार है। तो इवेंचुअली जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तो तालिबान का टेक ओवर, अब आप देखो कि तालिबान खुद भी एक सुन्नी संगठन है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के संबंध उसके साथ सबसे बढ़िया है। लेकिन आप एक चीज़ और जानो कि तालिबान के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान से तो जुड़े हुए हैं लेकिन तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, और उनको रिमूव करने के लिए क्या किया है कि ईरान की मदद से तालिबान ने एक ज़ैनब ब्रिगेड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, ईरान ने तालिबान के साथ मिलके उन तालिबानियों को रिमूव करने के लिए जो तालिबान की सीनियर लीडरशिप को सपोर्ट नहीं करते, एक फातिमा ब्रिगेड बनाया था। अच्छा। और ये फातिमा ब्रिगेड ने बेसिकली अभी अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी 1.5 महीना पहले स्कर्मिश हुआ। तो इनका रियल अभी भी क्या है कि अब रिजोल्व हो गया है, या अब इसमें ये भी तो देखिए ना कि ये भी एक सुन्नी स्टेट है एक तरीके से, पाकिस्तान भी, और वो शिया कंट्री, तो इनमें एक स्कर्मिश चल रहा था, लेकिन असली कारण क्या है इनके जो डिफरेंसेस हैं उनमें? नहीं, आप एक चीज़ को समझो, इनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को ये यूज़ नहीं करना चाहते। इनको भी पता है कि ईरान को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी आज मैं प्रयोग नहीं कर सकता इसराइल को टारगेट करने के लिए, बट मैं इतना ज़रूर इंश्योर कर सकता हूँ कि वो स्पेस सऊदी अरेबिया भी ना ले या अमेरिका ना ले। तो ये जो बॉर्डर स्कर्मिश हुआ, हमें इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है कि ईरान ने इस स्कर्मिश के थ्रू और इवेंचुअली फिर एक विजिट जाके जो करी, उसके थ्रू ये बात क्लियर कर दी पाकिस्तान को कि भाई हम आपके साथ एक नॉर्मल एंगेजमेंट रखेंगे, और हम ये चीज़ वेलकम नहीं करेंगे कि आप जो है आज की डेट में इस चीज़ पे फोकस करो कि आप सऊदी अरेबिया या अमेरिका को अपनी टेरिटरी का बेस देके वहाँ पर किसी प्रकार के ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ चलाने के लिए, हमास के खिलाफ चलाने के लिए आप दो। और इसी रीज़न से आप देखो कि ईरान ने जब ये बात बोली तो रशिया ने भी पाकिस्तान को ये बात समझाई, और पाकिस्तान ने जब ये बात समझी तो रशिया ने उसको ये बात बोली कि आप चाइना से चुपचाप एंगेज करके अपनी इकोनॉमी पे फोकस करो जो बर्बाद हो रखी है। तो ये मामला अब जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट से सेटल्ड। तो मतलब ये तो चाइना के भी इंटरेस्ट में है कि ईरान और पाकिस्तान स्टेबल रहें। चाइना के तो इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा है। चाइना के इंटरेस्ट में इसीलिए है क्योंकि जब तो आप देखो कि चाइना आज की डेट में ईरान और पाकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान एक मिडल पावर जहाँ पे फंसा हुआ है, उसके साथ उसने संबंध बना के रखे। वो चाहता ही नहीं कि इस तरीके का कोई इशू। और टीटीपी भी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भी तो
जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चाइना के लिए, जो बेल्ट एंड देखो रोड। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतनी चीज़ जरूर है कि वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट चाइना के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। काफी वर्कर्स पे अटैक हुआ है चाइना के। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, पैसा है। उसके लिए वो मर्सिनरीज हैं, वो पैसे पे काम करते हैं, उसको कोई पैसा खिला दे तो वो किसी को भी पीटते हैं वहाँ पर। तो ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ हमारे लिए भी अच्छी है टू सम एक्सटेंट मैं कहूँ। इजराइल ईरान की जब भी मतलब वॉर ये चलती रहती है, इन दैट सेंस प्रॉक्सी वॉर्स, और सोशल मीडिया पे अभी क्या हो गया है कि जो इंडिया का जो स्पेस है, चाहे ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी है, उसमें प्रोक्लिविटी है लोगों को ना, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के एट द स्टेट लेवल कैसे रिश्ते आप कहेंगे कि ईरान के साथ हैं, और वो शुरुआत कैसे होती है उनकी? क्योंकि यहाँ पे तो एक साइडेड व्यू है कि इजराइल इज़ गुड एंड ईरान इज़ बैड। हमारे लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमको किस तरीके से सोचना चाहिए, ये उन लोगों के लिए है जो कमेंट्स में भरपूर मात्रा में कमेंट्स करते रहते हैं कि एक साइड को सपोर्ट करते हैं, दूसरे को विलेनाइज करते हैं। नहीं नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि इंडिया ने कभी ऐसा खेल खेला ही नहीं है आउटराइटली। एक वर्ग ज़रूर होगा सोशल मीडिया, मतलब उत्तेजित वर्ग जो होता है, वहाँ के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाते। भारत की सरकार जो फॉरेन पॉलिसी चलाती है उसको ये बात पता है कि हमने अपने इंटरेस्ट शिया सुन्नी ज्यूज़ जो हैं तीनों से बना के रखे। हमने किसी को आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, ज्यूज़ को लेके हम लोग पहले थोड़े ओवर्ट हुआ करते थे, अब एकदम ओपन है। तो आज की डेट में ये बात फैक्ट है कि हमारी बैलेंसिंग तीनों के साथ है, और हमारी बैलेंसिंग तीनों के साथ इस तरीके से है कि हमने ना तो कभी तीनों के इंटरेस्ट हार्म करें, ना ही तीनों ने कभी हमारे इंटरेस्ट हार्म करने की कोशिश करी है इन द रिसेंट पास्ट। पहले उन्होंने ज़रूर करी होगी, खास करके सुन्नियों की आदत थी, और खास करके सुन्नीज में भी सऊदी अरेबिया की एक आदत थी कि वो पाकिस्तान के एजेंडा को चलाने की कोशिश करता था ओआईसी में। उसको हमने ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बारे में कभी सेपरेटली चर्चा हो सकती है कि भाई यूएई का हमने जो मॉडल अपनाया सऊदी अरेबिया को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके बिहेवियरल चेंज के लिए, वो एक इंटरनेशनल रिलेशन में केस स्टडी है पूरी। तो वो एक चीज़ हो गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में हम लोग ज्यूज़ के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम लोग बहुत सेंचुरीज से उनके साथ खड़े हैं, तो कोई पहली बार नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक ईरान की बात आती है, ईरान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश था, है और रहेगा। और ईरान की सीनियर लीडरशिप अयतुल्ला खुमैनी, अयतुल्ला अली खुमैनी की जो है, उनकी ब्लड लाइन जो है फॉर दैट मैटर वो भी इंडिया से रिलेटेड है। दे हैव देयर ब्लड लाइन कमिंग फ्रॉम कश्मीर इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयतुल्ला खुमैनी तो खुद कश्मीर भी जा चुके हैं, स्पीच भी दे चुके हैं वहाँ पर। तो हमारे रिलेशन उनके साथ एक ब्लड लाइन लेवल के हैं, विच आर वेरी डिफरेंट रिलेशंस। जो हमारे क्या वो उसको कश्मीर से रिलेटेड देखते हैं या इंडिया से रिलेटेड देखते हैं? नहीं, वो हमेशा उसको इंडिया से रिलेटेड देखते हैं। आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि अगर ईरान कभी कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट देता है ना, तो वो एक दिल पे पत्थर रख के स्टेटमेंट देता है, और उसका स्टेटमेंट देने का एक रीज़न भी होता है कि वो इंडिया को कन्वे करने की कोशिश करता है कि आप अमेरिका के नौकर बनना छोड़ दीजिए। जब जब अमेरिका के आगे जाके हम लेट जाते हैं, जो हमारा एक परपेचुअल एटीट्यूड है, तो उस केस से ईरान अपसेट होता है, बिकॉज अमेरिका एक ऐसा पावर है जो ईरान को काउंटर करने में लगा है। और ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लगता है मिडल ईस्ट में आज के पॉइंट एजेंडा अमेरिका का। देखिए, हमेशा से यही एजेंडा रहा है कि वो शियात और सुन्नीज में एक दूसरे के बीच में कभी भी बनने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि जिस दिन ये शिया और सुन्नी इकट्ठे हो गए, उस दिन सबसे पहले पिटेंगे ज्यूज़, और जिस दिन ज्यूज़ पिटेंगे उसके बाद दूसरा पिटेगा हम, क्योंकि उन्होंने यूरोप में आतंक मचाना है, उसके बाद उन्होंने हमारे पे आतंक मचाना है। तो इन दोनों के बीच में एक परपेचुअल 1000 साल की लड़ाई डाल दो। ये जो अमेरिका के शब्द थे, यही पाकिस्तान ने सीखे हैं, 1000 ईयर वॉर विद इंडिया, 1000 कट वॉर विद इंडिया, ये वहाँ से सीख के आते थे इनके अधिकारी। अच्छा। 1950s में जब ये ट्रेनिंग के लिए जाते थे, सेंटो का पार्ट होता था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो अमेरिका के CIA के ऑफिसर इस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करते थे वहाँ पर। शिया सुन्नीस के बीच में एक 1000 ईयर वॉर क्रिएट कर दो, परपेचुअल वॉर क्रिएट कर दो, क्रूसेड से चलती आ रही है, आज तक चलती रहेगी, 1000 साल और चलेगी। ये तो इन्होंने रिलेट कर लिया कि हमारी भी 1000 साल से चलती आ रही है, हिंदुओं के साथ 1000 साल की लड़ाई। ये चलो पाकिस्तानी निकम्मों को कोई भाव नहीं दे रहा, उनके पूछ खोल रहा है। ये शिया सुन्नीस के बीच में जो चल रहा है, कम से कम अमेरिका इनको भाव तो दे रही है। अब ये भी तो चीज देखो, मतलब खैर इन्होंने बेचारों ने कोशिश तो काफी की, अमेरिका वालों ने इनको भाव देने की, लेकिन एकदम ही निकम्मे निकले तो कुछ हुआ नहीं। देखो, अमेरिका जब तक, आपको एक चीज समझनी है, मैंने आपके पिछली बार भी हमने जब शो किया था तो हमने यही बात बोली थी कि अमेरिका इज अ कंट्री जिसको मैं इस तरीके से पुट करता हूँ कि
इट इज़ अ सब ज़ारन अफ्रीकन कंट्री वेयरिंग अ गुच्ची बेल्ट। उसकी ना तो कोई मोरालिटी है, ना उनके पास कोई एथिक्स है, ना उनके कोई इंटरेस्ट्स हैं, ना कोई उनके परमानेंट फ्रेंड्स हैं। हमारे परमानेंट फ्रेंड्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारा सबसे बड़ा परमानेंट फ्रेंड इजराइल है, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। हमारा सबसे बड़ा परमानेंट फ्रेंड जो है रशिया है, हमारे साथ खड़ा रहा है। आज की डेट में भी हमारी सरकार जो है इस मोमेंट पे भी 2014 में अमेरिका को डिफाई करते हुए रशिया से तेल खरीद रही है। 24 में, सॉरी, आज भी हम लोग तेल खरीद रहे हैं, 24 में भी। हमें पता है ना कि हमारे परमानेंट फ्रेंड्स हैं। ये जो डिप्लोमेसी में कहते हैं ना कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर ओनली परमानेंट एनिमीज, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है एक्चुअली। देर आर सम कंट्रीज हु हैव परमानेंट फ्रेंड्स एंड इंडिया के केस में है, अमेरिका के केस में नहीं है। तो ये चेंज कब आया? जैसे जो ईरान पहले भी जैसे हम बात कर रहे थे कि OIC जो है उसमें हमको बहुत बोलते थे कि ईरान से काफी OIC सुन्नी डोमिनेटेड, OIC सऊदी अरेबिया लेड है और पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरेबिया का कार्ड खेल के जो है उसके थ्रू ये गेम खेल रहा था। हमने उस चीज को न्यूट्रलाइज कर दिया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। इसीलिए आप देखो कि जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, पाकिस्तान सबसे पहले उठ के अपने आका सऊदी अरेबिया के पास चला गया। आका ये क्या हो गया? उसने कहा हो गया, अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं करने को। अब दे कुडंट गो टू शिया इरानियंस। ईरान का जो स्टैंड है वो सॉफ्ट हुआ शायद पहले रादर देन कि सऊदी अरेबिया का तो बाद में हुआ है। ईरान का सॉफ्ट स्टैंड होने का ये जेनेसिस कहाँ पे है? 1979 के बाद से, जब से आयतुल्लाह खोमेनी की पावर आई ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। उससे पहले तो जब तक रजा शाह पहलवी का रेजिम था, रजा शाह पहलवी के रेजिम के टाइम पे तो ये होता ही नहीं था। वो तो अमेरिकन पपेट था ना, उनका पिट्ठू था पाला हुआ। उसको हटा के जब आयतुल्लाह खोमेनी ने पावर ली, उसके बाद से ही ईरान के रिश्ते इंडिया से हमेशा से प्रो रहे। आपको ये चीज समझनी है कि ईरान को एक इरिटेशन है। अगर आप मुझसे पूछते हैं व्हाट इज द बिगेस्ट इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड ईरान, इट इज यूएस फैक्टर। और यूएस फैक्टर में भी सिर्फ ये है कि ईरान ये बात बोलता है, ईरान ये नहीं कहता कि आप अमेरिका से एंगेज मत करो, वो कहता है कि आप अमेरिका से उस पॉइंट पे एंगेज मत करो जब अमेरिका मुझे काउंटर कर रहा है। आप उससे जो मर्जी करो ना यार, मुझे क्या लेना देना, पर मुझे काउंटर करने के लिए आप उसका साथ क्यों देते? विच इज आई थिंक अ वेरी वैलिड ग्रीवेंस। वैसे इंडिया भी तो मतलब उस पर लास्ट में आऊँगा कि किस तरीके से अभी जो चबार पोर्ट का वो हुआ था, वो जब भी इंडिया नाराज़ होता है यूएस से, कहीं ना कहीं चबार पोर्ट को वो ले आते हैं। तो उस पर बात करेंगे कि वो कितने सालों से, दशकों से वो चबार पोर्ट मतलब हो ही नहीं पा रहे बस एग्रीमेंट होते हैं हर 5 साल में, लेकिन कुछ होता नहीं है कंक्रीट वहाँ पे। बट अभी बात करते हैं कि एक जो हमने सुना था, आपने कहा कि 79 के बाद जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद ये चेंज आया है एटीट्यूड में। उस समय जो हमने सुना है सोशल मीडिया पे, पता नहीं कितना सही है या नहीं, एक बहुत बड़े जो एम्बेसडर होते थे नामी गिरामी भारत के ईरान में, हमने सुना है कि उनके टाइम पे जो रॉ के ऑपरेशंस थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें बात ये है कि 1990s के समय क्या हो रहा था कि जब कश्मीर में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी की मूवमेंट पीक पे आ गई थी, उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने सारे रिसोर्स अफगानिस्तान से डाइवर्ट करके 1990s में सोवियत यूनियन के खिलाफ जब वो लड़ाई खत्म हुई, 88 में जिनीवा अकॉर्ड हुआ, उसके बाद वहाँ के बने हुए सारे एसेट्स उन्होंने उठाकर सबसे पहले तो इधर शिफ्ट कर दी। दूसरा ये हुआ कि जब कुवैत वॉर हुई 1990 में, तो उस समय इराक और कुवैत में जब यूएस फैक्टर आ गया वहाँ पे, तो ईरान उस चीज़ को लेकर बहुत डर गया था। ईरान को ये लगा था कि ये कुवैत और इराक की लड़ाई नहीं है, ये इवेंचुअली लड़ाई मेरे को दिखाने की है अमेरिका की तरफ से कि अगला टारगेट तू है। तो दैट वाज एन इनडायरेक्ट सिग्नल टू ईरान। और उस समय क्योंकि इंडिया और यूएस के रिश्ते सडनली स्टार्ट हुए थे इम्प्रूव होने, तो उस समय ईरान के बीच में फिर ये इरिटेंट आया जो मैं बोल रहा हूँ कि ईरान को ये लगने लगा था कि यार इंडिया यूएस की प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा ना हो जाए कल को इंडिया जो अभी तक मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है वो फिर यूएस के एजेंडा को चलाने के लिए अमेरिका का साथ देने लग जाए, जिसकी वजह से कल को मुझे प्रॉब्लम हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें वो लार्जर जो गल्फ वॉर 1 है ना, हम उसको कभी नहीं देखते। आपको ये चीज़ देखनी है कि वो गल्फ वॉर 1 के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ था कि ईरान देन वांटेड टू क्रिएट सम सिचुएशन फॉर इंडिया वेयर इंडिया वुड हैव बीन पुट इन सम डिस्कम्फर्ट। वो क्यों? क्योंकि वो ये इंडिया को दिखाना चाह रहा था कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा यूएस के क्लोज जाओगे तो फिर ये याद रखना कि आपके इंटरेस्ट भी हैं जिसके खिलाफ हम भी जा सकते। तो उस समय ये हुआ था कि इस यूएस की प्रॉक्सिमिटी का जो इंडिया के साथ बन रही थी उसका एडवांटेज पाकिस्तान ने उठाया था। मैंने आपको अभी बताया है कि जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स थे 1980s वाले, जहाँ पर अफगान मुजाहिदीन ट्रेन किए गए थे, उनको 1990s में हैंड ओवर किया गया था कि भाई यहाँ पर हमास की ट्रेनिंग होगी। और जब वो हमास की ट्रेनिंग वहाँ हो रही थी तो उस समय ये बात धीरे धीरे सबके पूरे वर्ल्ड के सामने क्लियर होती जा रही थी कि हमास की फंडिंग में सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस अब घटता जा रहा है। और ईरान जब वो स्पेस को कैप्चर कर रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने ये बात ईरान को बोली थी
कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो फिर आप हमारे को एक काम ये करो कि थोड़ी सी स्पेस हमें दो कि हम आपके यहाँ पर कुछ लड़के अपने यहाँ के लाके उनको ट्रेन कर पाए जिहाद में, जिनको हम कश्मीर में भेज के जिहाद करवा पाए। तो 1990s में अनफॉर्चुनेटली ये परिस्थिति आई थी कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो थे, जो कि ऑलरेडी अफगान जिहाद में लड़ चुके थे या लड़ने वाले थे, उनका एक मिक्सचर, एक बैच जो है पूरा का पूरा वो ईरान गया था। अच्छा। और ये गए थे 1992-93 के पीरियड, एंड दैट वाज द टाइम पीरियड व्हेन इंडिया यूएस प्रॉक्सिमिटी वाज बिल्डिंग। तो जब ये लोग ईरान गए वहाँ पर, तो उस समय ईरान ने वो स्पेस दिया। ईरान के अंदर एक सिटी है कूम करके, बड़ी होली सिटी है वो, तो वहाँ पर उन्होंने वो ट्रेनिंग करने के लिए, आर्म्स ट्रेनिंग करने के लिए कुछ सेंटर्स और स्लीपर सेल्स बनाए थे, जहाँ पर ये ट्रेन हो रहे थे जिनको कश्मीर में भेजा जाना था। तो जाहिर सी बात है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उस चीज़ पर नज़र रख रही थी। भारत के जो रॉ के ऑपरेटिव्स थे उस समय वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे थे, और वहाँ पर ये वाले ऑपरेशंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे उस समय बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। जो हमारे एम्बेसी के अंदर के एक दो स्टाफ थे सीनियर लेवल के, दे वर नॉट वेरी कोऑपरेटिव अबाउट इट। कुछ कहानियां बता सकते हैं जो मतलब विदाउट नेमिंग एनीवन? नहीं, मतलब ये है कि उस समय किस लेवल के ऑपरेशन में समझना चाह रहा हूँ कि किस लेवल पे जैसे कॉम्प्रोमाइज? हमारा जो मेन एजेंडा वहाँ पर ईरान में 1990s में था वो ये था कि हम सिर्फ ईरान को ये बताना चाह रहे थे कि आप अपनी टेरिटरी का प्रयोग कश्मीर के अंदर टेररिज्म होने वाले टेररिस्ट जो पाकिस्तान भेज रहा है उसको ट्रेन करने के लिए मत दो। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो स्पेस दिया बिकॉज ऑफ दिस लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ गल्फ वॉर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिया, यूएस एंड ईरान ओन इनसिक्योरिटी की गल्फ वॉर इज अ सिग्नल टू मी, और कल को इंडिया अगर उसके एजेंडा में आ जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ईरान ने इंडिया को बाउ नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडिया ने और रॉ ने उस टाइम पे कोशिश करी कि किसी तरीके से वो पेनिट्रेट करें इन चीज़ों के अंदर, उस टाइम पे फिर ईरान ने उन रॉ ऑपरेटिव्स को ना तो कोई ओपन फील्ड दी, एक जिसको हम स्पायोनेज का ओपन फील्ड कहते हैं, और जाहिर सी बात है कि फिर उन्होंने अपने एक रिलेशनशिप्स को लगाकर उन पूरे जो रॉ के ऑपरेशंस थे और ऑपरेटिव्स थे उनको न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश करी। तो जो रॉ के ऑपरेटिव्स थे वो शायद जो काउंटर करना चाह रहे थे जो आईएसआई जो रन कर रही थी वहाँ पे मदरसास नहीं रन कर रही थी, बेसिकली उनको आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर्स, हाँ वो स्लीपर सेल्स थे, छोटे मोटे ट्रेनिंग के लिए आर्म्स सेंटर्स थे, उनको काउंटर कर रही थी। बेसिकली देखना चाह रही थी कि वहाँ पर कोई कश्मीर से तो लेके नहीं आ रहे। अच्छा। क्योंकि वो ला रहे थे पीओके वाले पार्ट। अच्छा। और पीओके वाले पार्ट के अपने कश्मीर के वो दिखते हैं एकदम सेम है, इसी रीजन से वो पीओके में उन्होंने अपने सारे कैंप्स बना रखे हैं पाकिस्तान ने कि भाई बंदे में कोई रेशियल डिफरेंस नहीं आएगा देखने में। अब एक पंजाबी पाकिस्तानी अगर आप भेज दोगे कश्मीर के अंदर जिहाद करने में तो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा, उसका डायलेक्ट ही नहीं है पहली बात तो वैसा, तो वो कश्मीरी डायलेक्ट की वजह से वो डेलिबरेटली लेके जाते थे वहाँ पे। तो ये चेंज कैसे आया, चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ 90s में ईरान? नहीं, इसका चेंज ऑफ हार्ट बड़ा सिंपल था कि हमने ये चीज़ समझ ली कि भाई देखो ईरान के अंदर अगर ये इनसिक्योरिटी है तो पैसा फेंक दो ईरान के ऊपर और वो एकदम शांत हो जाएगा। और ये चीज़ को कराने में और समझाने में मैं कहूँगा कि एक अनसेड कंट्री का बहुत बड़ा रोल था विच वॉज रशिया उस टाइम पे। और रशिया ने ये बात बोली कि इंडिया आप ज़्यादा वरी मत करो, पहली बात तो हमारे खुद के एसेट्स हैं वहाँ पे ईरान में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे कि आपको घबराने की आवश्यकता है। पहली बात तो इतना कोई बहुत ह्यूमन क्राइम मत करो, और दूसरी बात चुपचाप आप ईरान के साथ जो है आप एक ऑयल एंड गैस के रिलेटेड डील साइन कर लो, जो इंडिया ने उसी टाइम 1990s के डेकेड में कर ली थी। फिर हमने कल्चरल कोऑपरेशन और बाकी सारी जगहों में जो एक दिखावा होता है वो करने के लिए हमने वो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए, एंड देन उसके बाद ईरान शांत हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। एक और कहानी है पीवी नरसिम्हा राव और एक चिट्ठी की, वो क्या कहानी है? नहीं, वो कहानी यही है कि जब वो डील साइन होने वाली थी तो वो डील साइन करने से पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे दिनेश सिंह, उनको हमने एक प्लेन में भेजा था। और प्लेन में इसलिए भेजा था क्योंकि 1995-96 में OIC के एक सेशन में पाकिस्तान ये एजेंडा लेके आने वाला था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को ये मसला दिया जाए कि कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और अगर उसमें मान लीजिए OIC के अंदर सारी कंट्रियां सहमति से ये बात बोल देती तो शायद UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास इंडिया के अंदर इंटरफेयर करने का एक मौका मिल जाता है। तो उस समय क्या हुआ था कि इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक बड़ा वीडियो बनाया है ईरान कश्मीर फाइल एक्सपोज करके। तो उस वीडियो में मैंने यही बात बताई कि दिनेश सिंह जो इंडिया के उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे उनको भेजा गया, उन्होंने एक रॉ ने एक चिट्ठी लिखी थी उनके लिए, तो वो खत लिख के हमने उनको भेजा और हमने कहा कि आप ये खत पढ़ लो बस, उसके बाद आपको OIC में कल बैठोगे जब जिनीवा में मीटिंग होगी आपको जो निर्णय लेना है वो आपके ऊपर है। तो उस खत मतलब गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? खत गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे और लिखा रॉ ने था। अच्छा। तो सिर्फ रॉ के चीफ को, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को ये बात पता थी और किसी को ये बात पता भी नहीं थी कि मतलब कुछ ऐसा हुआ है। और हमने उस समय फारूक अब्दुल्ला जो है उसको भेजा हुआ था
बेसिकली अपनी तरफ से OIC की मीटिंग में, जस्ट टू सी, नॉट दैट कि वी आर अ पार्ट ऑफ OIC, बट ही वाज देयर एज अ डेलीगेट टू सी कि भी वहाँ पे हो क्या रहा है इंडिया के खिलाफ। तो वो ऑलरेडी जिनीवा में था और मीटिंग से 2 दिन पहले हमने उनको ये खत पहुँचाया, और खत में हमने कुछ नहीं लिखा था। खत में रॉ ने सिर्फ यही चीज़ एम्फोसाइज करी थी कि मतलब खोमेनी परिवार का तो पूरा का पूरा जो मतलब नाता है वो है कश्मीर से, और आप इसी कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद जो हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ मतलब वोट करोगे। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपके ब्लड लाइन को डैमेज किया जा रहा है। तो वो एक भावुक अटेम्प्ट था, इमोशनल अटेम्प्ट था इंडिया की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त इमोशनल डिप्लोमेसी की केस स्टडी है वो। तो वो कार्ड बड़ा ज़बरदस्त प्ले हुआ हमारे फेवर में, क्योंकि हमने अयतुल्ला अली खोमेनी को वो कार्ड पकड़ाया जो चिट्ठी थी, उसने वो चिट्ठी पकड़ी और उसके बाद उसने जो OIC का रिप्रेजेंटेटिव ईरान में था, जो बेसिकली पार्टिसिपेट करने जा रहा था मीटिंग में, उसको फ़ोन करके बोल दिया कि आप बोल दो अभी कि अभी जो है इस चीज़ पर कंसेंसस नहीं है। तो 2 दिन बाद जब मीटिंग हुई, उस समय हार्ट बीट फास्ट थी फारूक अब्दुल्ला की, क्योंकि उसको पता नहीं था कि होने क्या जा रहा है। तो वो वहाँ बैठा था जिनीवा में, मीटिंग मतलब एंशियसली वेट कर रहा था कि अब पता नहीं कब इंडिया के खिलाफ कुछ मूव आ जाए। और उस समय जब ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने खड़े होकर बोला कि नहीं भाई, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो रेजोल्यूशन है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, अभी इस पे सहमति नहीं है हम सबकी, और OIC ना कंसेंसस में चलता है। तो एक मेंबर ने अगर अपोज कर दिया तो वो रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, मतलब वो पूरा मास्टर प्लान बना के आए थे कि सऊदी हमारे साथ है, ये तो होने जा रहा है। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत हम जो है इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कश्मीर में। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनलाइज कर दो ना दोबारा कश्मीर, पर वो उसमें फेल हो। तो मैंने आपको यही बात बोली यार कि ईरान हमेशा से हमारे साथ रहा है। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ, मेरे चैनल पे मैंने हमेशा ये बात एम्फसाइज करी, ईरान, इजराइल, तालिबान, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। आप न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल उठा के देख लो, सिर्फ एक ही नरेटिव होता है, तालिबान हार्मफुल है इंडिया के लिए, तालिबान चोर है, तालिबान कश्मीर में ये कर देगा वो कर देगा। मुझे आप एक व्यक्ति बताओ जिस तालिबान के व्यक्ति ने आज तक भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है ही नहीं कोई। आप प्रूफ ला के दिखाओ मुझे, आप एक फैक्ट दिखा दो मुझे कि ये देखो ये तालिबान का आदमी, ये कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंट है ही नहीं कोई। और ये मुल्ला उमर और ये सब उन्होंने कभी दिया ही नहीं कोई स्टेटमेंट। ना मुल्ला उमर ने टेररिस्ट एक्ट तो किए, टेररिस्ट एक्ट किए उन्होंने, किसी और के खिलाफ किए, हमारे खिलाफ थोड़ी किए हैं। किसी और के खिलाफ टेररिस्ट अटैक कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो हम उसको अपनी, प्लेन हाईजैकिंग वाला था जो वो कंधार एक अलग कहानी है, उसमें वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे। कंधार के एयरपोर्ट पे जब ISI ने लैंड करवाया था एयरक्राफ्ट, तो तालिबान ने पहले ही बोल दिया था हम जा रहे हैं एयरपोर्ट छोड़ के, आप अपने आप देख लो क्या करनी। वो चले गए थे। दे वर नॉट इवन इन दी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंधार के एयरपोर्ट का तो होता है तालिबान के पास, वो भी नहीं था, क्योंकि था तो तालिबान के कंट्रोल में कंधार पूरा। ये थोड़ा सा डाइवर्जन है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। नहीं, मतलब ये बहुत लंबी स्टोरी है एक्चुअली, मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब थोड़ा संक्षिप्त में इस पे हम बात कर लेंगे अलग से। बट यही है कि मैं आपको वही कह रहा हूँ कि तालिबान ने उस समय भी IC 814 के हाईजैकिंग में भी अटेम्प्ट में इनका साथ नहीं दिया था। बट सब लोग मानते हैं। मान लो उससे क्या होता है, फैक्ट यही है आज की डेट में कि तालिबान खुद तालिबान ने जो किया हमें पता है ना। वरना आप एक चीज बताओ कि अभी तक हमने लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, जमात उद दावा को, मरकाज उद दावा वल इरशाद को, इन सारे लोगों को हमने अगर आज की डेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टैग करने की कोशिश की है, हमने कभी तालिबान को ये बोला? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने कभी सुना है कि बोलते हुए कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक पॉलिसी ब्रीफ दिखा दो मुझे, आप एक ब्रीफिंग दिखा दो कि MEA ने ये स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इंडिया अंडर UAPA एक्ट। हम मानते ही नहीं उनको। फॉर अस दे आर नेशनलिस्ट्स। इट्स अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पश्तून पीपल हैविंग देयर ओन एम्बिशन, दैट इज हाउ वी डिफाइन इट। तो हम मतलब जो पहली वाली जो गवर्नमेंट थी तालिबान से पहले वाली, उसमें हम काफी इन्वेस्टेड थे और तो आज भी इन्वेस्टेड है, आज भी हैं। बिल्कुल है। बट पता नहीं इतना $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अफगानिस्तान में। आप एक प्रोजेक्ट बता दो जो तालिबान ने आने के बाद तोड़ा है। फिर ये एम्बेसी बंद क्यों करनी पड़ी? नहीं ठीक है, वो सबने करी, हमने भी करी, और दूसरा रीजन ये है कि हमने कहा हम तालिबान को तब तक अभी रिकग्निशन नहीं देंगे। जब तक आप इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं दोगे तब तक आप उसकी एम्बेसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, आप अपने एम्बेसडर को भेज नहीं सकते वहाँ पे। तो बट एक्सेप्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वहाँ पर कोई आज की डेट में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं है। हाँ वो तो होगी। डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, इंटेलिजेंस प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, सब कुछ है हमारा। तो ये बताइए, अब ये जो चबार पोर्ट का जो एक शिगुफा छोड़ा जाता है जब भी प्रेशर आता है अमेरिका से, नहीं देखो, चबार पोर्ट का बड़ा सिंपल फंडा है। चबार कितने सालों से चल रहा है ये? वो आगे भी चलता रहा, हमने बनाना ही नहीं है।
क्या बात। नहीं, मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ। इंडिया का एम्बिशन छावर पोर्ट बनाना है ही नहीं। और यहाँ पे तो पूरे यूपीएससी में भी और पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे UPSC में एमईआई तो- वाले और पता नहीं कितने ब्रीफ लिखे जा चुके, कितने आर्टिकल लिखे जा चुके जब हैं। यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने, तो मैं उनको छबार पोर्ट के बिल्कुल माइन्यूटर एस्पेक्ट्स बताता हूँ। छबार पोर्ट के 2 टर्मिनल है, 2 जेट्टीज होंगी, 4 ये होंगे। उनको सारे फैक्ट्स देने पड़ते हैं आंसर लिखने के लिए, हाँ। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो बेचारे आंसर लिखने के लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन रखेंगे। लेकिन दिक्कत ये है, हमें छबार पोर्ट नहीं बनाना। आपको ये चीज़ समझनी है। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि छबार पोर्ट में हमें क्या बनाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना। छबार पोर्ट के नाम पे हमें वहाँ पर एक इंटेलिजेंस का लिसनिंग पोस्ट बनाना है, और वो बन चुका है ऑलरेडी। वो जो 2013, 14, 15 का हमें एक विंडो मिला था ना, जब वो लॉजेन फ्रेमवर्क 2012 में साइन हुआ था और ईरानियन न्यूक्लियर डील फाइनली साइन हुई थी, तो 2009 से लेके 2014 तक का जो समय था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बिकी हुई एडमिनिस्ट्रेशन थी पूरी यूएस की, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, उस न्यूक्लियर डील के बेसिस पे ये हो गया था कि हमने जो लिसनिंग पोस्ट का काम वहाँ पे करना था वो कर लिया था। ये 2014-15 में हुआ। 14-15 से पहले हो गया था। ये ट्रम्प आया, जब से ट्रम्प ने आगे कहा कि नहीं न्यूक्लियर डील कैंसिल कर देंगे, हमने कहा कर दें, हमें क्या लेना देना। वो कहता तुम छबार पोर्ट नहीं बनाओगे, हमने कहा हम नहीं बनाएंगे, हमें बनाना एक्चुअली उस टाइम पे जो एम्बेसडर थे ईरान में वो दिनकर श्रीवास्तव थे, उनका भी इंटरव्यू लिया है मैंने बात पे। पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि हमने जो बनाना है वहाँ पर वो था ईरान के अंदर छबार पे एक लिसनिंग पोस्ट, ताकि वो ग्वादर पे नज़र रख पाए, विच इज़ 72 किलोमीटर्स अवे। और ग्वादर में चाइनीज़ एक्टिविटी जो वहाँ पर हो रही है, इट इज़ नॉट नॉर्मल चाइनीज़ एक्टिविटी। ग्वादर में चाइना मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है, जिससे कि वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट और पूरे मुंबई महाराष्ट्र तक नज़र रख पा रहा है। तो जो चाइना ने किया उसका चेकमेट बेसिकली छावर। तो एक लिमिटेड हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी लिमिटेड है, हमारा वहाँ पे जाना भी लिमिटेड है, हमारा जो काम करना था मैंने आपको बताया वो अचीव भी हो चुका है। तो फिर ये एग्रीमेंट किस चीज का है? एग्रीमेंट यही है, ठीक है हम 2 जेट्टी के नए टर्मिनल बना देंगे, हम ये कर देंगे, फलानी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, 4 मकान डाल देंगे, कर देंगे, वो सब दिखावाबाजी के लिए आपको कुछ तो करते रहना, ताकि ये तो लगता रहे कि नहीं एग्रीमेंट चल रहा है, दोनों देशों के बीच में सहमति है, सब कुछ नॉर्मल है, बढ़िया है। तो अभी आपको पता है कि ये पूरा सीन क्या चल रहा है, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएस। अभी ये इलेक्शन चलो मान लीजिए हो जाएगा, टर्बुलेंस का पीरियड है, सब जगह इलेक्शंस हो रहे हैं। आपको क्या लगता है 2025 ऑनवर्ड्स, अभी जयशंकर जी की भी स्टेटमेंट थी कि बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड आने वाला है वर्ल्ड अफेयर्स में। कुछ टर्बुलेंस नहीं है मिडल ईस्ट में। आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी है कि मिडल ईस्ट में सारी लड़ाई जो है सिर्फ ऑयल एंड गैस की है। आज की डेट में पैलेस्टीन से लेके साइप्रस तक की जो टेरिटरी है, वहाँ पर 2007 के नए रिसर्चेस के बेसिस पे ऑयल एंड गैस पाया गया है। उस ऑयल एंड गैस पे रशिया, ईरान मिलके काबू पाना चाहते हैं। उस ऑयल एंड गैस पे अमेरिका, कतर, सऊदी अरेबिया और इजराइल मिलके काबू पाना चाहते हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो काबू पालेगा वो यूरोप को सप्लाई कर पाएगा और इधर एशिया को सप्लाई कर पाएगा। एंड वो एक सॉफ्ट पावर क्रिएट हो सॉफ्ट नहीं सर, वो ग्रेट पावर बनेगा, क्योंकि जो सप्लायर होगा वो सप्लायर भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा और सेलर होगा। सारा पैसा उसी के पास रहेगा फ्यूचर में, और उसी से इंटरनेशनल रिलेशंस और सारा खेल उसी से चलेगा। तो रशिया और ईरान सिर्फ उसी चीज़ में लगे हुए हैं। रशिया, ईरान और सीरिया, मैं कहूँगा तीनों उसी चीज़ में लगे हुए हैं कि यूएस, सऊदी अरेबिया, इजराइल और कतर और टर्की ये चीज़ ना कर पाए। तो ये सारी लड़ाई उस तेल के लिए है। ये सारी लड़ाई सिर्फ तेल की है, और जब तक ये तेल या तो ख़त्म नहीं होगा, या सूखेगा नहीं, या गायब नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। जिस दिन ये तेल ख़त्म हो गया, ये लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, शांति आ जाएगी मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में या तो शांति आ जाएगी और या फिर कभी नहीं आएगी। ना करते रहो कितना ही अब्राहम, क्योंकि यूएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी ना। मैंने आपको बताया 2060 से जब से ये रिजर्व्स पाए गए हैं, उन रिजर्व्स के पाए जाने के बाद से अरब स्प्रिंग हो गया। अरब स्प्रिंग के बाद न्यूक्लियर डील हो गई थी एक पॉइंट पे कि चलो ईरान को मना लो। ईरान अगर यूएस के साइड आ जाए, रशिया के साइड ना आ जाए, तो कल को हमारे पास टर्की है, कतर है, सीरिया, हम चलो उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रखी थी। सीरिया की इंस्टेबिलिटी भी आफ्टर फेलियर ऑफ ईरान ही तो हुई कि जब आपने ईरान को न्यूक्लियर डील दे दी, उसके बाद भी ईरान जब नहीं माना ये कह के कि भाई मैं रशिया का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो इन्होंने आईसिस क्रिएट करके वहाँ पे उसको भेज दिया। और फिर आईसिस में इन्होंने क्या करा, आईसिस में उसको एक सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्टिव से भेजा था कि तू सीरिया की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर, जिससे ईरान के अंदर ये डर जाए कि कल को तेरी टेरिटरी भी ऐसी ऑक्यूपाई करवाएंगे एक इरेगुलर क्रिएट करके। आईसिस क्रिएट भी हुआ, उसने टेरिटरी ऑक्यूपाई भी करी। फिर जब टेरिटरी ऑक्यूपाई करके लोग मारने शुरू कर दिए, तो अमेरिका की जनता ने सवाल पूछे तो चलो जी
आईसिस को निपटा दिया, फिर आईसिस के थोड़े से वेरिएंट्स रख दिए छोटे छोटे माइक्रो मॉड्यूल बना के, वो अभी भी चलते रहते हैं जब जरूरत पड़े। तो आईसिस भी कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रोजेक्ट है। अमेरिकन प्रोजेक्ट है, ये तो फैक्ट है, ये तो विकीलीक्स ने भी एक्सपोज करके रखा हुआ है पूरा। आप विकीलीक्स के सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लो, 1300 पेज की रिपोर्ट कि कैसे पूरा आईसिस क्रिएट किया था इन्होंने। अच्छा ये बताइए, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स ट्रम्प ने करवाया और एक अटेम्प्ट था बहुत बड़ा, जब हम देखते हैं हमास की जब से ये लड़ाई शुरू हुई है इजराइल, अब्राहम अकॉर्ड कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली आज वीडियो के शुरुआत में भी कि अमेरिका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही लेके चल रहा था कि शिया सुन्नी की ना बने, यहूदी हमारे साथ हैं, यहूदियों के साथ अगर हम या तो सुन्नियों को ले आए या शिया को ले आए। शिया को तो लेके नहीं आएंगे। शिया को लाने की कोशिश करी थी जब ईरान को न्यूक्लियर डील दी, उस समय उसको बोला था कि तू न्यूक्लियर एम्बिशन को रोक दे, वो नहीं रोका उसने, कोई ये सुन्नियों को साथ लिया। अगर आज ईरान ये बात बोल दे कि भैया मैं सारे न्यूक्लियर एम्बिशन बंद करके इसराइल के साथ आड़ जोड़ने जा रहा हूँ, कल सुबह उठ के अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया को तोड़ने लग जाएगा, आप लिख के लेना ऐसे। इनका कोई दीन ईमान थोड़ी है यार, ये नीच किस्म के देश हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, हाँ। इनके कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, दे डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स। बट इजराइल तो होगा या इजराइल भी कितना है, इजराइल का क्या अमेरिका से रिलेशन है आप बताओ मुझे। आप कह रहे हो इजराइल अमेरिका का एक परमानेंट फ्रेंड है। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे इजराइल के ऊपर, कभी इसके ऊपर एपिसोड करेंगे। इजराइल ने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाए थे कि भाई आप जो है हमारी टेरिटरी से, आप जो है वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। अमेरिका ने बोला कि इजराइल तुम्हारा न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं बनेगा। इजराइल ने अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका के यूज्ड न्यूक्लियर पार्ट्स को अमेरिका से चुरा के, अमेरिका से ला के अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया। वो तो चीते हैं इस मामले में। क्या कर लिया अमेरिका ने? आपके घर से चोरी करके सर सामान लाके अपना घर बना लिया उसने। आपकी सीमेंट उठाई है, आपकी ईंटें उठाई हैं, आपका सरिया उठाया है, और बंगर सीमेंट वाला घर है ये कोई हल्का वो भी घर नहीं है कि मतलब फूकमारी गिर गया। और आज इजराइल एक्सेप्ट भी नहीं करता। आप इजराइल से पूछो तेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, आई डोंट नो। आप इजराइल से पूछो ना तेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, आई डोंट नो। ये क्या मतलब है? ये कोई आंसर है? आई डोंट नो। फिर इजराइल से पूछो विल यू यूज योर न्यूक्लियर वेपन, आई डोंट नो, आई मे नॉट। उनका वो नहीं है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ना, उनसे आप ये पूछो कि भाई व्हेन विल यू यूज द न्यूक्लियर वेपन। इजराइल का एक आंसर ये होता है, आई विल नाइदर बी द फर्स्ट टू यूज द न्यूक्लियर वेपन नॉर आई विल बी द लास्ट। मतलब हमारी मर्जी होगी तो मतलब मैडमैन थ्योरी। हाँ बस हमारे पास है, हमने जो करना हम करेंगे, बाकी तुम देख लो। हमारी तरह थोड़ी भाई गांधी के आइडियल पे बैठे हुए हैं कि नहीं नो फर्स्ट यूज, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने पटाखा बना के रखा है, इंडिया गेट पे रख के 10 रुपए की टिकट लगा के लोग बुला लो। आपने रखा क्यों है उसको लेके फिर, जब यूज नहीं करना? तो चलो एक डेटरेंस थ्योरी है, हमारे केस में अलग कॉन्टेक्स्ट था जिसमें हमने बनाया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस ओनली कि ये सारा मसला आज की डेट में लड़ाई का। एक थ्योरी ये है कि अब्राहम अकॉर्ड्स, चलो एक कोशिश थी कि इजराइल और जो सुन्नी कंट्रीज हैं उनके साथ पैक्ट और ये आइसोलेट हो जाए, लेकिन अब हुआ क्या है एक्चुअली में, ये हमास को यूज करके ईरान ने वो सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, क्योंकि अब पैक्ट कर नहीं सकते आप, इजराइल मतलब जो सुन्नी है वो कैसे करेंगे जब तक हमास के साथ लड़ाई चल रही है। तो इससे फायदा किसका हुआ है? फायदा एक तो देखिए कि रशिया, चाइना और ईरान का हुआ है। किसी का फायदा कुछ नहीं हुआ है, फायदा अमेरिका का हुआ है। दो चीजें आप समझो। पहली चीज ये है कि जब अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में, तो अरब स्प्रिंग उस समय फेसबुक को एक मिलिटेंट टूल बना के यूज करने का ऑब्जेक्टिव के थ्रू आया था। और ये जो हमास की पूरी फंडिंग हुई है, 2 साल से फंडिंग चल रही है हमास की, और 2 साल से जो फंडिंग हो रही थी जिससे हमास को सारा पैसा मिला है, वो सारा पैसा जो उसको मिला है वो आया है क्रिप्टो करेंसी से। अच्छा। और ये क्रिप्टो करेंसी का पैसा आज की डेट में प्रयोग हुआ है। ये मैंने इसके ऊपर अपना एक वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, PFI वाला एक वीडियो मैंने बनाया था। और ये इतना बड़ा नेक्सस है कि ये छोटी चीज नहीं है। ये जो PFI का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ पर संगठन है, इसके तार हमास तक जुड़े हुए हैं। और जो हमास को फंडिंग मिली है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फंडिंग मिली है। ये इतना बड़ा ग्लोबल नेक्सस है और इसको कुवैत से चलाया जा रहा है। ये एक आज की डेट में आप समझ लो वी आर एट 2011 राइट नाउ। इसमें किसी का फायदा किसी का लॉस नहीं है। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, अमेरिका का खेल समझो आप। नहीं, इसको इस पे थोड़ा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं पूरा गेम क्या है? ये है कि अमेरिका सिर्फ एक टूल जो क्रिप्टो करेंसी है उसको टेस्ट करना चाह रहा है कि कैन इट बी टुमारो अ फ्यूचर करेंसी फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग और नॉट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज की डेट में टेररिज्म की फाइनेंसिंग पूरी ड्रग ट्रेड से हुई है। ड्रग ट्रेड के ऊपर अब जो है बहुत कर्ब्स आ रहे हैं, तो ड्रग ट्रेड ग्रेजुअली कम होगा, पर ड्रग ट्रेड कभी खत्म नहीं होगा। ग्लोबल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ड्रग ट्रेड चलाती हैं, उसी से उनको कोवर्ट ऑपरेशन का पैसा मिलता है। कोई पार्लियामेंट के अप्रूवल से पैसे से कोवर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, ये बात बोलना कि टैक्स पेयर के पैसे से हमने यहाँ कोवर्ट ऑपरेशन कर दिया, वो ड्रग के पैसे थे। तो ड्रग इकोनॉमी है, पर वो ड्रग इकोनॉमी को रिप्लेस करना है किसी चीज, एंड द रिप्लेसमेंट इज क्रिप्टो करेंसी।
और जिस देश को हम सबसे भोला मानते हैं कि ये जैसे भोले क्या करेंगे, छोटे छोटे भोले लोग, आंख भी नहीं खुलती पूरी, जापान, दैट हैज बीन द क्रिएटर ऑफ क्रिप्टो करेंसी. सो लेट्स नॉट कंसिडर एनीबॉडी इनोसेंट इन दिस वर्ल्ड. देयर इज डेफिनेटली नोबडी इनोसेंट. फ्रेंड और एनिमी तो मैं कह नहीं सकता, बट इतना मैं जरूर कहूंगा, नोबडी इज इनोसेंट. तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है, जैसे जो मिडिल ईस्ट में जो ये सब हुआ था 2011 में, वो आज इंडिया उस सिचुएशन में है? इंडिया मैं नहीं कहूंगा उस सिचुएशन में है, बट मैं ये कहूंगा कि जो 2011 में मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग हुआ था, जिससे इंडिया अलूफ था, इंडिया आज उससे अलूफ नहीं है क्रिप्टो करेंसी रैकेट से. अच्छा. इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं. पीएफआई आज की डेट में आईएसआई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चल रही थी, जिसने सारा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा इंडिया में पहुंचाया है. आज की डेट में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 90% पैसा जो गल्फ से इंडिया रेमिटेंस के थ्रू आ रहा है वो हवाला से आ रहा है, और उस 90% में से 85% पैसा जो आ रहा है वो बैंक रूट से नहीं, हवाला के भी थ्रू नहीं, बल्कि हवाला में भी क्रिप्टो हवाला के थ्रू आ रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आ रहा है. आप हवाला को भी टू सम एक्सटेंड मैं कहूँगा कि देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कौन सा हवाला ऑपरेटर है, लेकिन आप क्रिप्टो हवाला तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते. और दूसरा बड़ा सबसे चैलेंज ये है कि हवाला के थ्रू कैश तो आएगा कम से कम, तो कैश तो पता है आपको, लेकिन क्रिप्टो हवाला में तो कैश भी नहीं आ रहा ना, वो तो एक डिजिटल करेंसी आ रही है जिसका यूसेज भी कहाँ होना है वो भी नहीं पता. आप, मैंने जो अपने चैनल पे वीडियो बनाया, मैंने उसमें यही बात अंत में बोली कि हमें इस चीज़ को देखना है कि केरला, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट कश्मीर. आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि पाकिस्तान का गेम कश्मीर में अब खत्म हो चुका है. उसको पता है कि बॉर्डर फेंस हो गया है, यूटी बन गया है, आर्म्ड फोर्सेज की प्रेजेंस है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे. वो अब सारा का सारा फोकस साउथ पे कर रहा है. और लास्ट टाइम आपके चैनल पे हमने एक चर्चा भी की थी, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया था, कनेक्टेड विद दैट, इट इज लार्जली रिलेटेड टू दैट आइडिया. तो ये जो सेसेशनिज्म का ट्रेंड है, जो सेसेशनिज्म की बात है, ये साउथ इंडिया में आज से 20 साल पहले नहीं थी. ये अभी आ रही है. 10 साल पहले भी नहीं थी सर, ये 5 साल पहले भी नहीं थी, प्री कोविड भी नहीं थी. ये सडनली आया है, क्रिप्टो के बाद आया है, क्योंकि 2021 से क्रिप्टो का राइज हुआ है टेररिज्म को लेके. तो इंडिया को अब क्या करना चाहिए? इंडिया को कुछ नहीं कर सकते आप इस केस में. अभी तो जो क्रिप्टो आपके यहाँ पर चल रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप आरबीआई तो उसको चेक ही नहीं कर सकती ना, उसके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है आज की डेट में. एनोनिमाइज्ड ट्रांजैक्शन है सारी, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ खत्म हो रही है, किसी को नहीं पता. पीएफआई पे क्रैकडाउन अभी, पीएफआई का क्रैकडाउन करने से क्या होता है? आपने सिम्मी को क्रैकडाउन किया था, सिम्मी का काटर पीएफआई में आ गया, पीएफआई क्रैकडाउन कर दिया, अब नई संगठन बन रहे हैं लोकल लेवल पे. देखो, पीएफआई और सिम्मी को आपने हल्का ले लिया ना, दिक्कत सबसे बड़ी ये है. सिम्मी एक मेगा ऑर्गेनाइजेशन थी, सिम्मी के बाद एक माइक्रो मॉड्यूल बना जिसको हम कहते हैं पीएफआई. पीएफआई ने पॉकेट्स आइडेंटिफाई करे, वहां ऑपरेट करा, आपने पीएफआई पे बैन लगा दिया. भाई साहब, अब ये हो गए हैं सुपर डिसेंट्रलाइज. अब ये आ गए हैं 6-6 लोगों के ग्रुप में, 8-8 लोगों के ग्रुप में. इन 6-6 8-8 लोगों ने अब स्लीपर सेल बनाने शुरू कर दिए. इनको कैसे टैकल करोगे? आपके आईबी के पास मैन पावर ही नहीं है. आपका आईबी आधा से ज्यादा 90% तो पॉलिटिकल एस्पायनेज करता है इंडिया में. ये सब चीज़ों पे कहाँ देखने का टाइम है उसका? तो क्या करेगा वो फिर आज की डेट में? ये जो सुपर माइक्रो जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, इसको कैसे टैकल करेंगे? कैसे टैकल करोगे आप? ये तो आप कर ही नहीं सकते ना सर. तो ये नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है, ये इंडिया के लिए खतरा है. 6 से 8 लोगों का छोटा ग्रुप क्रिप्टो करेंसी से फाइनेंसिंग. आप देखो, लास्ट टाइम आपके चैनल पे जब मैं आया था, मैंने यही पॉइंट रेज किया था कि 2025-26 में आप भारत में सिविल वॉर जैसी स्थिति देख सकते हो. ये उसका प्रिपरेशन स्टेज है. अभी पीएफआई बैन कर लिया आपने, अच्छी चीज़ है, पर आपने जो नेक्स्ट स्टेप सोचना चाहिए था वो ये था, फोरसाइट थिंकिंग के बेसिस पे, कि पीएफआई के बैन के बाद क्या होगा उसका कॉन्सिक्वेंस. वो हमने नहीं सोचा. तो अर्लियर जो ये होता था कि जैसे जो टेररिस्ट होते थे, वो मुस्लिम टेररिस्ट जैसे जिसके थ्रू करते थे, तो एक नैरेटिव बन जाता था कि हिंदू मुस्लिम. अब आपके एक पूरे एरिया को वो उसमें सक्सेशनिज्म वो डाल रहे हैं, वो भावना डाल रहे हैं. तो अब यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ कर दिया है एक तरीके से. समझ लो कि ये जो थ्योरी थी ना, ये कि भाई रिलीजियस बेसिस पे या रिलीजियस लाइन पे रेडिकलिज्म होगा, ये थ्योरी आज की डेट में टू सम एक्सटेंट जो है, मैं कहूँगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खत्म होती जा रही है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो नई भावना जगाई जा रही है वो ये है कि कुछ जातियाँ हैं, उन जातियों के अंदर कुछ ऐसा जहर भरो कि भाई आपको इस देश में रहने के लिए समस्या है. दूसरा, उन जातियों को आप ग्रेजुअली ट्रेन करो, और उन जातियों को आइडेंटिफाई करके उनमें ऐसे लोगों को डालो सोशल मीडिया के थ्रू, वो लड़ाई करवाने की कोशिश करो. वो तो आप जैसे मर्जी डालो. और उनको ये एक ट्रेंड है, हर एक आप देखेंगे ना, इन पे जो जातियों के ठेकेदार जो बने हुए हैं आज सोशल मीडिया पे, उनमें आप देखेंगे वो अपने आप को हिंदुइज्म से भी अलग करने की कोशिश करते हैं कि ये हम हिंदू नहीं है, हम ये जाति हैं. ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल से. आप इसका अंत रिजल्ट मैं फिर आपको कहूँगा कि 2026 में ही दिखेगा, जब भारत में डिलिमिटेशन होगी 2026 में.
तो ये कास्ट सेंसस भी तो एक उसी भावना को बढ़ा रहा है आगे। बिल्कुल उसी भावना को बढ़ा रहा है। आप मुझे ये बात बताओ यार कि आप कह रहे हो कि गरीबों को हमें उनका हक देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए। अभी तक क्या कर रहे थे? तो ये समस्या अब आई है यार। ये समस्या तो देश में हजारों सालों से चल रही है। आप देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं इन लोगों की। जाति की प्रॉब्लम 1000 साल पुरानी है, जाति की समस्या 1000 साल पुरानी है, जाति को रिजर्वेशन 1950 से मिला हुआ है, लेकिन जाति के अंदर प्रॉब्लम अभी 10 साल पुरानी है। दिक्कत यही है ना कि एक गंवार, पढ़ा लिखा, अनपढ़ आदमी के अंदर तीनों में ये फर्क होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी आपके ये गेम को समझेगा और बेचारा जो अनपढ़ आदमी है ना वो नहीं समझेगा। और ये एक बहुत ही पर्सनल चीज हो गई जाति। मान लीजिए अगर आपको दिख गया सोशल मीडिया पे ये जाति को अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे अपने आप ही जो आप कह सकते हो कि जो भावना है ना, हीन भावना, और जो एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना, ये मतलब हिंदू मुस्लिम तो फिर भी आप एक अलग लेवल का गेम है, ये तो एकदम ही। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि ना तो हिंदू को मुसलमान से कोई दिक्कत है, ना एक जाति को दूसरी जाति से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ हमारे नेताओं को। यार आपकी क्या जाति है मुझे क्या पता, मेरी क्या जाति है मुझे, आपको क्या पता। आपको मुझसे कोई दिक्कत है, मुझे आपसे कोई दिक्कत है, हमें है ही नहीं। लेकिन आपको मेरे को बिड़वाने में इनकी जरूर दिक्कत है, क्योंकि इनको ये है कि तू हिंदू मैं सरदार, चलो इसको बिड़वा दो। तुम हिंदू हो गए तो तुम चलो अपना नारा लगा दो, ये सरदार ये खालिस्तानी हो गया, इनको अपना नारा लगा। और वही हमने जैसे पिछली बार भी शायद बात की थी कि अब तो ये हो गया है सोशल मीडिया पे, अब आपको पता तो है नहीं कि आदमी रियल है कि बोट है, किसके कहाँ बैठा है, इंडिया में बैठा है या पाकिस्तान में बैठ के ट्वीट कर रहा है ना। वो इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को गाली देते हैं। अब जो रेडिकलाइज नहीं है वो देख रहा है अच्छा ये डीपी में सरदार है और ये हमको गाली दे रहा है, वो देख रहा है अच्छा ये हिंदू है, ये मतलब सरदारों को गाली दे रहा है। तो ये एक अब कास्ट में भी यही हो रहा है। तो ये दो सबसे बड़े नैरेटिव जो चल रहे हैं, पंजाब वाला तो है ही, लेकिन आप देखिए साउथ वर्सेस नॉर्थ और कास्ट का इनफाइट। साउथ तो ये हालात है कि मैं बताऊं, मैंने अभी हाल ही में, मैं क्योंकि अपने विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए, तो इकोनॉमिक्स में एक किताब आई है और मैं बड़ा शौक हो गया। मैंने अमेजोन से वो किताब मंगा के पढ़ी। द नेम ऑफ द बुक इज कॉल्ड द नॉर्थ साउथ डिवाइड। और बुक की पूरी थीम ये है कि वाई साउथ, बिकॉज ऑफ सम प्रोग्रेसिव थिंकिंग व्हाटसोएवर इट मे बी हाइपोथेटिकल दो, इट हैज डेवलप्ड, एंड नॉर्थ बिकॉज ऑफ देयर रिग्रेसिव थिंकिंग हैज नॉट डेवलप्ड। और ये क्रिएट किया जा रहा है कि नॉर्थ को साउथ फंड कर रहा है एक तरीके से। वो तो चलो है ही है, वो तो चलो नेता कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो लोगों के मन में एक थॉट डाला जा रहा है कि नॉर्थ के लोग रिग्रेसिव हैं और साउथ के ही लोग प्रोग्रेसिव है, ये कौन सी लॉजिकल बात है यार। भाई सारे लोग प्रोग्रेसिव हैं। आप अगर आज की डेट में ये बात बोल दो ना कि यूपी बिहार के लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, मैं आपको सर ये बात बता रहा हूँ कि हमारे यूपी बिहार के लोग अगर आज काम करना बंद कर देना तो ये देश की इकोनॉमी ठप होकर खत्म हो जाए 1 मिनट में। इनके बदौलत पूरा देश चल रहा है और ये मेहनती लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। आप इनको लाइटली लेते हो। एक सारे बना दिया आपने बिहारी बना के, हर स्टेट को यही चला रहे हैं। आपको मैं वही कह रहा हूँ, आप मुंबई चले जाओ, मुंबई में आप आज की डेट में देखोगे सर सारे टैक्सी ड्राइवर हमारे यूपी और बिहार से। तरीके की भावना क्रिएट कर रहे हो यार। कोई महाराष्ट्र से है या कोई पंजाब से है या कोई यूपी बिहार से है, हमें क्या लेना देना। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एक इंसान है। आप इंसान को इंसान के नाते नहीं देखते। यही प्रॉब्लम इंडिया में रही है कि जब तक आप यहाँ पे लोगों को माचिस की तीलियों की तरह बांटते रहोगे ना, एक नेशनल कंसेंसस कभी नहीं बनेगा। और जब तक एक नेशनल कोहेशन इंडिया में नहीं आएगी ना, तब तक आप एक्सटर्नल लेवल से वल्नरेबल रहोगे इन्फ्लुएंसेस को लेके। अमेरिका अपना खेल चलाएगा, चाइना अपना खेल चलाएगा, पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग सिक्योरिटी लैंग्वेज में फॉल्ट लाइन कहते हैं। ये फॉल्ट लाइन है आपके सामने, सारी क्रिएटेड है, आप खुद क्रिएट कर रहे हो। भाई आज की डेट में मैं आपसे अगर मिलूंगा तो मेरे मन में सबसे पहला ये सवाल आएगा कि मैं आपसे ये पूछूं भाई आप कहाँ से हो। ये सवाल ही मेरे मन में क्यों आना चाहिए? जब मुझे पता है कि आप एक इंडियन हो तो ये सवाल मेरे को क्यों पूछना आपसे? मुझे लेना देना ही क्या कि यार आप कहाँ से हो, आप इंडिया से हो, खत्म बात। इतना बुरा हाल हो गया है आजकल। आप कोई भी मतलब पॉलिटिकल ओपिनियन दो तो या तो आपकी जाति देखी जाती है या आपका धर्म देखा जाता है। अच्छा इसने ऐसे बोला है तो यही है इसलिए होगा। आप ये कह रहे हो। मैं तो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए, तो मैंने उनको कई बार ये उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट में एक नया कलेक्टर अपॉइंट होता है ना, तो आप उस बंदे की कलेक्टर के आगे उसकी कास्ट डाल के देखते हो कि ये कौन सी जात का है। तो ये मतलब जो अंदर था, सरफेस पे था, 10 साल पहले बिलो द बेल्ट था, ये एकदम से आपके डोमिनेंट कर दिया गया है, इसको इग्नाइट कर दिया। और अभी तो ये इस पे काम होगा इसको तो। और आप समझो इन्होंने सही नस पकड़ ली है। अब मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, इन्होंने ये नस क्यों पकड़ी 2026 के लिए। आप 2026 को मत भूलो। हमारे देश की जनता के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सब कुछ टेम्पररी देख रही है कि कल क्या होगा। जो चीज हो रही है वो एक गोल के
हो रही है। गोल है 2026। डिलिमिटेशन। वो देश का एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो क्या मतलब एक जस्ट अभी आइडिया आया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, क्या जो भी नॉर्थ साउथ का डिवाइड की बात करता है उस तरीके से, और जो भी एक दूसरे की कास्ट को जैसे SC ST एक्ट है, आप गाली नहीं दे सकते दलित्स को और किसी और को, कोई और कास्ट का, तो क्या एक कास्ट न्यूट्रल ऐसे एक्ट बनाया जाए कि कोई भी किसी कास्ट के खिलाफ कुछ भी बोलता है, देखो हमारे यहाँ एक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, हमारे नहीं यहाँ पे- इम्प्लीमेंट भी करें पहले, पर स्टार्टिंग पॉइंट मैं तो ये ये कह रहा हो। हूँ कि इस पॉइंट पे मैं आपसे थोड़ा डिफर ये करूंगा कि ये चीज़ ना कानूनी तौर से आप जितनी कोशिश करोगे इम्प्लीमेंट करने की, उतनी इसको रिपेल करेंगे लोग। ये जब तक हमारे सोसाइटी में एक प्रेम की भावना सिखाई नहीं जाएगी ना लोगों को, तब तक नहीं होगा। वो मतलब कौन सिखा रहा है? मैं आपको एक उदाहरण डिवाइड करने वाले ज्यादा है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं पहले एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था ऑफलाइन के, वहाँ पे हमारे एक इकोनॉमिक्स के टीचर होते थे, बड़े टीचर थे, सीनियर थे मेरे से। आज वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। वो ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनके 2 बेटे थे छोटे, और उन्होंने ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया था टीचर्स रूम में बैठ के। उन्होंने कहा कि एक दिन उनके बच्चे स्कूल से वापस आए, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, और उसमें से एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा उनसे कि पापा हम लोग ब्राह्मण हैं। तो उनके फादर शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि यार मतलब ये क्यों पूछना पड़ा तुम्हें? तो कहते नहीं, हमारे क्लास में ना हमारे दूसरे लोग ये पूछ रहे थे। अब आप ये सोचो कि एक 7वीं 8वीं के छात्र के मन में अगर ये जहर पहुंच चुका है कि मैं ब्राह्मण जात का हूँ, या तू दूसरी इसका है, या तू वो है, आप लगा लो कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक आपने भी स्कूलिंग करी है यार, मैंने भी स्कूलिंग करी है, आपके भी हिंदू मुसलमान दोस्त सरदार दोस्त होते थे, हमारे भी होते थे, हमने कभी ये भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये अब भेदभाव कुछ ज्यादा ही हो गया। ये तब आता था जब मतलब हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते थे और वहां पे रिजर्वेशन देखते थे। ये पहली बार जब नहीं, पहली बार इंटरफेस तब था अब इसका कास्ट की। अच्छा ये अब ये इंटरफेस स्कूल लेवल स्कूल लेवल पे हो गया, 6ठी 7वीं में, बताओ आप सोचो। और ये जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आज से लगभग 6-7 साल पुराना है। मतलब वो सर के बच्चे भी अब बड़े हुए होंगे, 11-12 में होंगे इस टाइम पे। तो आप इस चीज़ को समझो। खैर लेफ्ट वाले बोलेंगे कि यही तो कास्ट प्रिविलेज है कि आपको पता ही नहीं कि कास्ट क्या है। ठीक है, लेफ्ट वाले जो है मतलब वो पहले ये बात करेंगे और उसके बाद जाके अपना मुंह जो है वो डिटॉल साबुन से धोएंगे ये बात बोलने के बाद। तो उनके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए कम है। जो जाके लोगों से हाथ मिलाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ के वॉशिंग मशीन वॉश बेसन लगा के हाथ धोते हैं ना, तो उनके बारे में जितना कम हम बोलें तो वो बेहतर ही है जी। ये वामपंथी सोच कभी इस देश की प्रगति नहीं होने देगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोबारा, और मिलते रहेंगे। अब तो 100% एक और वीडियो करना है, Sure. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच सर। Thank you जी, thank थैंक you so यू, much. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।